वर्तमान में टन भार कर स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों को भारतीय जलयान अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है। हम भारतीय स्टार्टअप को सहायता जारी रख रहे हैं। मैं 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं, ताकि स्टार्टअप को उपलब्ध लाभों को 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्टअप को प्रदान किया जा सके। IFSC में अतिरिक्त कार्यकलापों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए मैं अन्य बातों के साथ साथ IFSC में स्थापित जलयान लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों, वैश्विक कंपनियों के ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशिष्ट लाभों का प्रस्ताव कर रही हूं। इसके अलावा IFSC में प्रारंभ करने की निर्णायक तारीख को भी लाभ का दावा करने के लिए 5 वर्षों तक बढ़ाकर 31/3/2030 तक कर दिया गया है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 AIF अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रही है। मैं इन निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए मैं निवेश की तारीख को 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अतः 1 लाख अर्थात विशिष्ट आय दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्य वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए
विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के पदन पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आइटम नंबर 3, सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है, 12,75,000 तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ये एक राहत सरकार ने दी है यहाँ पर। और नई टैक्स रेजीम 2025-26 जो आई है, उसमें कई बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स जो है वो देखने को मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स जो है वो लगेगा। और आज की जो हाईलाइट है कहीं ना कहीं वो यही है कि मिडिल क्लास जो लगातार परेशान दिख रहा था, उसको लेकर कुछ जो राहत है सरकार की तरफ से यहाँ पर आई है। और मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान जो है वो इनकम को लेकर किया गया है। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स जो है अब देना पड़ेगा। लेकिन जो 1 लाख रुपए महीना तक अब कमा रहे हैं, उनको किसी तरह के टैक्स देने की ज़रूरत अब नहीं होगी यहाँ पर। हालांकि ITR ज़रूर फाइल करें आप, लेकिन उसमें अब कोई टैक्स आपका नहीं कटेगा। सरकार ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इससे ज़्यादा जो लोग हैं सेविंग्स कर पाएं, निवेश कर पाएं, खर्च कर पाएं। ये सरकार ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल को लेकर सरकार ने अपना दावा किया है, किसानों को लेकर अपना दावा किया है।
न्यू टैक्स रेजीम लेकिन सबसे अंत में आई और सबसे ज्यादा चर्चा जाहिर तौर पर उसी की है। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स का जो है वो सरकार ने रखा गया यहाँ पर, और इससे 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं कि अब उनको किसी तरह का कोई टैक्स का बोझ जो है उन पर नहीं आएगा। और कुछ और बड़े बदलाव जो हैं वो भी किए गए हैं। 4 साल तक का आईटी रिटर्न जो है एक साथ फाइल कर सकेंगे, ये इसमें एक बड़ा ऐलान हुआ है। और ये बजट में एक बड़ा ऐलान है जो वित्त मंत्री की तरफ से देखने को मिला है। 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स जो है वो देखने को मिलेगा मिडिल क्लास को लेकर। ये बड़ा ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री की तरफ से, और बहुत सारी चीजें जो इस बजट में कही गई हैं उनका भी एक एक कर जिक्र आपके सामने करना जरूरी है। सरकार ने कहा कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, 3 नए एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड बनाएंगे। और बिहार के लिए जो है बहुत सारे ऐलान इस बजट में देखने को मिले हैं सरकार की तरफ से। और हमने देखा शुरुआत जो हुई थी बजट भाषण की, उसमें जबरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिला। उसके बाद विपक्ष का वॉकआउट और करीब 1.25 घंटे का वित्त मंत्री का ये बजट भाषण, जिसमें अंत में एक मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत निकलकर सामने आई है, जिसमें 12,75,000 तक की जो इनकम टैक्स है उसमें रियायत दी गई है और 4 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा न्यू इनकम टैक्स बिल जो है अगले हफ्ते लाया जाएगा और कैंसर की दवाइयां सस्ती करने की बात कही गई है। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस सरकार करेगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे कपड़ा उद्योग को मजबूती मिले। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे छोटे व्यापारियों को वहां पर फायदा मिल सके। ये एक बड़ा ऐलान हुआ है। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। ये एक ऐलान जो है इसमें यहाँ पर किया गया है। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया जाएगा। गारंटी फीस को कम किया जाएगा, ये एक ऐलान हुआ है। 23 आईआईटी में 1.35 लाख स्टूडेंट मौजूद और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। तो ये 60 टैरिफ रेट का हटाने का फैसला भी हुआ है। सरकार ने 60 टैरिफ रेट हटाने का फैसला किया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. स्लैब जो है वो भी यहाँ पर लाया गया है और इसमें कोशिश ये है कि जो शुरू की 4 लाख रुपए की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है।
संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। अब हमारी सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख में दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। मिशन कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस 5 वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्वक किसान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े 3 यूरिया संयंत्रों में उत्पादन पुनः आरंभ किया है। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें बजट में आज कही गई। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे बजट से जुड़ी कुछ और बातें।